साथियों, जय भीम। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपका अपना YouTube चैनल लेकर, जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज के ही अपने आप को बुद्धिजीवी समझने वाले, कहने वाले जो लोग मानवर कांशीराम साहब पर और बसपा पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ बातें करना हम ज़रूरी समझते हैं। हालांकि जैसे हमने पहले भी कहा है कि हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी से किसी भी तरह का हम विवाद नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी इतिहास की बातें हैं जो कुछ हमारे समाज के बुद्धिजीवी, और ख़ास तौर से मैं बात करना चाहूँगा सीधे सीधे मिस्टर रतन लाल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और अपने आप को जिन्होंने एक हिस्टोरियन भी घोषित किया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अनेकों बार मानवर कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी पर सवाल उठाए हैं, बहुजन समाज पार्टी पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों एक उनके वीडियो में मैं सुन रहा था कि जिसमें उन्होंने मानवर कांशीराम साहब को एक तरह से आरएसएस और बीजेपी का, उनको एक कहना चाहिए दलाल घोषित कर दिया है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जब मानवर कांशीराम साहब ये आंदोलन चला रहे थे तो उन्होंने अपना आंदोलन जो केंद्रित रखा वो इस व्यवस्था परिवर्तन पर केंद्रित रखा था, और इस तीसरी ताकत को बनाने की आवश्यकता, जो तीसरी ताकत मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, तो उसको बनाने की आवश्यकता के पीछे उन्होंने जो किताब लिखी है द चमचा एज, जिसको एक वीडियो में मिस्टर रतन लाल भी उसका कोई हिंदी अनुवाद उन्होंने कहीं पर परचेज़ किया है, उसमें से कुछ उद्धरण वो पेश कर रहे हैं, और उन्होंने कई तरह की बातें उस किताब को लेकर के उठाई हैं। लेकिन जैसा हम पहले बता चुके हैं कि हमारे पास, मेरे स्वयं के पास मानवर कांशीराम साहब की लिखी हुई ओरिजिनल बुक जो इंग्लिश में है वो मेरे पास मौजूद है, और उसमें जो भी तथ्य दिए गए हैं, जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिए गए हैं, जो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो पत्राचार हुआ था पूना फैक्ट को लेकर के, जिससे कि चमचा युग बना, बाबा साहब और महात्मा गांधी जी के बीच में जो एक पैक्ट हुआ था, उसके बाद ही ये चमचा युग का जन्म हुआ। मानवर कांशीराम साहब खुद लिखते हैं उस किताब में कि वी वर अशरिंग फ्रॉम डार्क एरा टू ब्राइट एरा। यानी डार्क एरा का मतलब था कि जब ये सदियों पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, जिसमें हमारे समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहे थे, वो अत्याचार रूपी जो अंधेरा था उसमें चेंज लाने के लिए एक प्रकाश की तरह बाबा साहब ने कम्युनल अवार्ड को हासिल किया। लंदन में 3 बार उन्होंने जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते हुए जो अधिकार कम्युनल अवार्ड के माध्यम से हासिल किए थे, वो उन्होंने उसको जो है ब्राइट एरा क्या नाम दिया मानवर कांशीराम साहब ने, कि वी वर अशरिंग फ्रॉम डार्क एरा टू ब्राइट एरा, but Pune Pact, due to Pune Pact, our society was thrown upon the Chamcha era, an era of stooges, an era of stooges। तो मानवर कांशीराम साहब ने कहते हैं अपने उस किताब में ही कि जो समाज अंधेरे युग से प्रकाश के युग की तरफ जा रहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने ये चमचा पैदा करने के लिए पूना पैक्ट जो करना पड़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को विवश हो करके,
तो उसकी वजह से हमारा समाज चमचा युग में धकेल दिया गया। अब उस चमचा एज का मुकाबला करने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने अपने समाज के इंडिपेंडेंट मूवमेंट को खड़ा किया और इंडिपेंडेंट मूवमेंट को खड़ा करते करते इतना ज़्यादा ताकतवर बना दिया कि मानवर साहब के प्रयासों के बदौलत और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का काम मानवर कांशीराम साहब के द्वारा किया गया। तो इसी जब कुर्सी उनको जो मिली थी पहली बार जो कुर्सी मिली 1995 में, 3 जून 1995 में, तो वो हालात थे जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा हमारे समाज के ऊपर जो अत्याचार अन्याय किए गए थे, जो जिसको कि कांशीराम साहब के द्वारा विरोध किया गया कि भाई हमारी जो सरकार बनी है वो इन अत्याचारों से लड़ने के लिए बनी है, लेकिन इस सरकार में तो हमारे ही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो उन अत्याचारों का खात्मा करने के लिए समर्थन वापस लिया गया। और जो उस समय के हालात सबको मालूम है कि पहली बार उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बैठने का मौका मिला 3 जून 1995 को। इसमें कई पार्टियों का सहयोग था, इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग था और दूसरे जो लोग मुलायम सिंह यादव जी के अत्याचारों से सरकार से त्रस्त थे, उन सभी के सहयोग से वो सरकार पहली बार बनी थी। और इसमें वो पहली बार सरकार बनी थी 4.5 महीने की। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि इसी को लेकर के मिस्टर रतनलाल ने एक सवाल उसमें खड़ा कर दिया अपने वीडियो में कि चलो मैं तो कांग्रेस का दलाल हूँ, बसपाई मुझे कांग्रेस का दलाल कहते हैं, लेकिन मैं आरएसएस का और भाजपा का दलाल नहीं हूँ। जो पहले भी जो बैठ चुके हैं उनकी गोद में, और आज भी बहन मायावती जी के ऊपर आरोप जो लगाया जाता है भाजपा की बी टीम होने का, तो इस तरह का संगीन आरोप मिस्टर रतनलाल के द्वारा उस वीडियो में मैंने सुना। तो मुझे ये ज़रूरत पड़ी कि इस तरह की घटिया मानसिकता को दिखाना कि मानवर कांशीराम साहब ने किन हालातों में वो सरकार बनाने का मौका मिला और सरकार बनी, और उस सरकार में हमारे लोगों का कितने बड़े बड़े काम हुए। तो उस सरकार को ये कह करके ये भाजपा की गोद में बैठ गए। अरे भाई, भाजपा की गोद में बैठने का मतलब तो जब था कि जब हम उनकी शर्तों पर सरकार बनाते। पहली बार सरकार बनी थी 4.5 महीने की, और इसीलिए सरकार गिरी कि उस समय पेरियार रामास्वामी नायकर के मेले के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था लखनऊ में। तो उस मेले में पेरियार रामास्वामी नायकर, जो लोग हैं आरएसएस और भाजपा के, ये उनके विरोधी हैं। तो लेकिन मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि भाई ये तो हम काम करेंगे, क्योंकि हमारी जो मूवमेंट है, हमारी जो पार्टी है, ये केवल राज करने के लिए नहीं, राजनीति करने के लिए नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन करना। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जिन महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है, उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है उसको अपना काम करना है। तो इसके लिए इसी बात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में सरकार चलती तो फिर उनकी बातों को मान लेती बहन जी और मानवर साहब, तो सरकार नहीं गिरती। तो इसी के बाद जो है अगली बार 6 महीने की सरकार बनी। तो 6 महीने की सरकार भी राजनीतिक हालात इस तरीके से पैदा कर दिए गए। तो एक कितनी बड़ी बात है कि मानवर कांशीराम साहब ने अपने समाज को इतना मजबूत कर लिया कि दूसरे जो पार्टियां हैं वो बिना बहुजन समाज पार्टी के मर्जी के सरकार नहीं बना सकती थी। और मानवर कांशीराम साहब ने ये घोषणा कर दी थी कि या तो सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और नहीं तो हम किसी की सरकार नहीं बनने देंगे। तो मानवर कांशीराम साहब ने इस बात को साबित करके दिखाया, और 6 महीने की जब सरकार बनी, बहन जी मुख्यमंत्री बनी 1997 में, और उस सरकार को भी जो है 6 महीने ही केवल चलने दिया। 6 महीने इसलिए चली कि जब बहन जी लगातार इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ रही थी, यानी
हिंदूवाद या आरएसएस और भाजपा के जो एजेंडे पर बहुजन समाज पार्टी इसके विरोध में काम कर रही थी, भाजपा और आरएसएस के एजेंडे पर, तो फिर से उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और समर्थन वापस लेने के बाद बहन जी को इस्तीफा देना पड़ा, इस्तीफा दे दिया 6 महीने की सरकार के बाद। लेकिन इसके बाद फिर चुनाव हुए, फिर 2002 में चुनाव हुए, तो ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत लगातार बढ़ती गई और उस ताकत की वजह से 2002 में सरकार फिर बनानी पड़ी बहुजन समाज पार्टी को, जो उनका समर्थन, ऐसे हालात पैदा हो गए थे उसके बाद में भी कि बहुजन समाज पार्टी की बिना कोई सरकार नहीं बन सकती थी। और उसमें भी 15 महीने तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। और इसके बाद भी अगर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सहयोग से सरकार बनी थी, तो एक बार भी इन तीनों सरकारों में से एक बार भी कोई भी सरकार बहुजन समाज पार्टी की जो बनी थी उसने अपने ही निजी एजेंडे पर, जो हमारा बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा था, जो बहुजन समाज पार्टी का अपनी विचारधारा थी, उससे समझौता किए बगैर ये तीनों बार की सरकार चलाई गई। न कोई किसी तरह के दंगे हुए, अपने समाज के लोगों का बहुत बड़ा हौसला बढ़ा और ये बात भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं थी, तो उन्होंने फिर से जो है समर्थन वापस ले लिया। और समर्थन वापस लेने से धमकी दी थी। 25 अगस्त 2003 को बहन जी ने स्वयं से ही इस्तीफा दे दिया। समर्थन वापस नहीं लिया गया था, लेकिन उन्होंने धमकी दी थी कि यदि बहुजन समाज पार्टी भाजपा के बात नहीं मानेगी तो हम इस सरकार से फिर समर्थन लेने पर विचार कर सकते हैं। तो मानवर साहब और उस समय थे और बहन जी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो विचार करते रहना, लेकिन हम पहले से ही उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। और इतना बड़ा अगर उनकी बात मान लेते मानवर साहब और बहन जी, तो सरकार लगातार 5 साल तक चलती रहती। उन्होंने ऑफर दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी थे उस समय, तो उन्होंने ऑफर दिया कि भाई आप जो है सरकार चलाते रहिए और अगला जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ें। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये उन्होंने दबाव डाला था कि 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 20 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। तो इस तरीके का समझौता करने के लिए जब मानवर कांशीराम साहब पर और बहन जी पर दबाव डाला गया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें सरकार की कुर्बानी देना मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की किसी भी तरह से इस तरह की दबाव की राजनीति हमें नहीं करनी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 3 बार सरकार की कुर्बानी दी और अपने एजेंडे पर हमारी सरकार चली, बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली, तो किस मुंह से, किस तरीके से ये मिस्टर रतनलाल ऐसे बोल रहे हैं कि भाई ये जो है आरएसएस के और भाजपा के दबाव में इन्होंने सरकार बनाई। अरे भाई सरकार बनाते, अगर उनके दबाव में सरकार बनाते तो सरकार गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर आप किस तरीके से इस अपने कांग्रेस के दबाव में, अरे भाई आप जो है, हमें मालूम है कि आप एक कांग्रेस के टूल बन करके काम कर रहे हो और सारे जो तथ्य हैं, सारे जो फैक्ट्स हैं, उनको तोड़ मड़ोड़ करके पेश करना आपका एक आपका तरीका बन गया है, जिससे कि लोगों को बहुजन समाज पार्टी से दूर करके आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कांग्रेस के द्वारा कि किसी भी तरीके से बीएसपी को बदनाम करो, बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करो, और जिससे कि जो वोट एकजुट हो गया है, बहुजन समाज पार्टी के पीछे एकजुट है और लगातार बीएसपी इस बार में काम कर भी रही है, तो इस वोट को डिस्टर्ब करने का काम जिम्मा मिस्टर रतनलाल जैसे लोगों को दिया गया है। मेरा सीधा ये सवाल है कि भाई आप जो है जो फैक्ट्स हैं उनको क्यों मैनिपुलेट कर रहे हो, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी को आप कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। अरे बहुजन समाज पार्टी को, जैसे हमने पहले भी कहा, ये बहुजन समाज पार्टी की ही ताकत है कि जिसके कारण आज दूसरी पार्टियों में भी शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड के लोगों को जो भी थोड़ा बहुत मान सम्मान दिया जा रहा है,
वो बहुजन समाज पार्टी की ताकत की वजह से दिया जा रहा है। तो ये आप कम से कम आपकी विचारधारा जो भी है आप अपनी विचारधारा चलाएं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को जो आप लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हो तो हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। हमारे पास कोई ये वैसा मैं बात नहीं करता, सारी बात तथ्यों पर और इतिहास के आपके सामने है। ये सारे फैक्ट्स और फिगर सामने है कि किस तरीके से सरकार बनी। लेकिन हमारे कुछ विरोधी लोग, कुछ बसपा के विरोधी लोग इस तरह की गलत मानसिकता का शिकार होकर के और तरह तरह की बातें बहन जी के बारे में फैलाते हैं। शेष बातें मैं अगले वीडियो में करूंगा, काफ़ी ज़रूरी बातें और आपसे करनी है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आज इस वीडियो को मैं यहीं विराम देते हुए कि कृपया ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि बहुजन समाज पार्टी या इसके संस्थापक मानवर कांशीराम साहब या फिर वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व कर रही बहन कुमारी मायावती जी किसी भी तरीके से भाजपा और आरएसएस के दबाव में नहीं है। और हम लोग जो इस तरह की व्यवस्था के जो लोग हैं उस व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है, बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई है। उस लड़ाई में कई तरह के समस्याएं जरूर हमारे सामने खड़ी हो रही हैं, लेकिन उन चुनौतियों का, उन समस्याओं का सामना करना की ताकत बहुजन समाज पार्टी में है, बहुजन समाज में है। बहुजन समाज पार्टी के पास आज इतने बड़े समर्थक हैं, इतना बड़ा समाज है, करोड़ों लोग हमारे समर्थक हैं, उनके हाथ में ताकत, वो ताकतवर हैं। और आप जैसे लोग जो कांग्रेस का वकालत कर रहे हो उसका मुकाबला करने के लिए समाज तैयार है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर कुछ ज़रूरी बातों के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और एक बार फिर से निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को सही तथ्यों का प्रमाण सहित लोगों तक बात पहुंच सके। अगले वीडियो में हम जरूरी और प्रमाण सहित आपसे बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को ही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत।